Hello students, welcome to this session again. Now in this session I am going to discuss you the control unit and the closed loop and open loop control unit in a CNC machine. तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा CNC मशीन है ये एक्चुअली एक जो वर्क करता है यहाँ पे, जैसे आपको मान लो जैसे एक CNC लेथ है, उसमें हमारा सैडल है, कैरेज है, स्पिंडल है, स्पिंडल रोटेट कर रहा है, कैरेज मूव कर रहा है, सैडल मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट का जो मोशन है ये कैसे हमें मिलता है, ये मूवमेंट हमें जैसे CNC टेबल है ये कैसे हमारा मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक लीनियर मोशन अगर हम कैरेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कैरेज को लीनियर मोशन कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये एक लीड स्क्रू से कनेक्ट है। लीड स्क्रू से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे बॉल बियरिंग लीड स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लीड स्क्रू है ये रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में बदल देता है। तो इसको रोटेशनल मोशन कहाँ से मिलता है, स्टेपर मोटर से या सर्वो मोटर से। और ये मोटर कैसे चलता है, मोटर को कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पल्सेस चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन देता है, इनकोडर देता है। ठीक है, तो इनकोडर से आगे का पार्ट हमारा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का। तो वहां पे हमें उधर जाना नहीं, हमें सिर्फ अपना मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिस्टम को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इस टॉपिक में CNC में हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल यूनिट। क्या देखने जा रहे हैं, कंट्रोल यूनिट। तो चलो देखते हैं कंट्रोल यूनिट और बेसिक लेंथ यूनिट कैलकुलेशन। तो बेसिक लेंथ यूनिट कैलकुलेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगला टॉपिक है हमारा ड्राइव सिस्टम। जो ड्राइव सिस्टम है किसमें, CNC ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा CNC टॉपिक, CNC ड्राइव सिस्टम, CNC ड्राइव सिस्टम, CNC ड्राइव सिस्टम। ओके, तो CNC ड्राइव सिस्टम जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, CNC ड्राइव सिस्टम जो है हमारा, ड्राइव्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड मोशन टू द CNC एलिमेंट्स। जो ड्राइव हम यूज करते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मोशन प्रोवाइड करे CNC एलिमेंट्स को। CNC एलिमेंट्स में क्या है, स्पिंडल भी है, कैरेज भी है, सैडल भी है, ये सबको क्या करे, एक मोशन दे। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इज यूज्ड टू, ड्राइव्स आर यूज्ड टू, ड्राइव्स are used to provide controlled motion to the CNC elements, CNC एलिमेंट्स को कंट्रोल मोशन प्रोवाइड करने के इसको यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड मोशन। तो अब CNC में जो हमारा जो CNC ड्राइव सिस्टम है, इसमें हमारा जो जनरली जो CNC है ये दो तरह का मोटर का इस्तेमाल करता है। क्या यूज करता है, एक स्टेपर मोटर, एक सर्वो मोटर। तो अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि CNC जनरली यूजुअली in CNC usually stepper motor and servo electrical drives are used. Stepper and CNC usually uses stepper and servo electrical drives unit, drive system। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल और सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर का इस्तेमाल करते हैं किसमें, CNC ड्राइव्स यूनिट में। तो कुछ थ्योरी पॉइंट है यहाँ पे CNC ड्राइव यूनिट्स के रिगार्डिंग कि स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आप देखोगे। देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ड्राइव्स यूनिट है हमारा। देखो यहाँ पे हमारा CNC ड्राइव्स यूनिट में अगर तुम आओगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होता है हमारा, जैसे एक
स्टेपर मोटर, जैसे इलेक्ट्रिकल इनकोडर जो है हमारा, इनकोडर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देता है किसको, स्टेपर मोटर को। उसकी वजह से स्टेपर मोटर हमारा घूमता है। तो इस पूरे, और स्टेपर मोटर से कनेक्ट होता है गियर बॉक्स, जो क्या करता है, स्पीड रिडक्शन करता है। और गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है हमारा लीड स्क्रू, और लीड स्क्रू के ऊपर होता है हमारा वर्क टेबल। ठीक है, लीड स्क्रू के ऊपर होता है और इसका नट, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, और उस नट के ऊपर होता है हमारा वर्क टेबल। तो इसमें जो ड्राइव यूनिट है, इसमें मेनली हमारा है सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर। तो पहले आप समझ लो स्टेपर मोटर के बारे में कि क्या होता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन होगा हमें। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेपर मोटर क्या है हमारा। इसके बारे में अगर पूछे स्टेपर मोटर क्या है, तो देखो स्टेपर मोटर, वन बाय वन इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो पहला है हमारा स्टेपर मोटर। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेपर मोटर के बारे में। ये स्टेपर मोटर देखो, स्टेपर मोटर इज ए पल्स ड्रिवन मोटर। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस सप्लाई करते हैं। पल्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम सप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल पल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पल्स, ठीक है, और इसको पल्स वोल्टेज भी बोलते हैं, पल्स वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल पल्स या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देंगे इस मोटर को। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर इन स्टेप्स। तो स्टेप्स में क्या होता है, चेंजेस आता है एंगुलर पोजीशन में। ठीक है, ड्यू टू दिस नेचर ऑफ स्टेपर मोटर, इट इज वाइडली यूज्ड इन लो कॉस्ट एंड ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें दोनों लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं दिखाता हूं दोनों लूप आपका क्या होता है, ओपन लूप और कंट्रोल लूप। तो इसको हम लोग दोनों में इस्तेमाल करते हैं स्टेपर मोटर को, ओपन लूप और कंट्रोल लूप दोनों में। ठीक है, नहीं, इट इज यूज्ड इन ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, इसको ओपन लूप में ही इस्तेमाल करते हैं, और सर्वो मोटर को क्लोज लूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना। अब स्टेपर मोटर में एक बात लिख दिया क्या कि चेंजेस इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर इन इट्स स्टेप्स। तो स्टेपर मोटर में क्या होता है, स्टेप्स रहता है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो जैसे ही ये मान लो एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करेगा, ये स्टेपर मोटर का मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूँ। ये मान लो स्टेपर मोटर है, देखो स्टेपर मोटर। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेपर मोटर है। ये इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा अच्छे से बताएंगे, हमें उतना कंसर्न नहीं है इसका। इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए हो सकता है कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं इसमें। ठीक है, हमें जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम है हम उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेपर मोटर है, यहाँ पे ये रोटर है इसका, ये रोटर घूमता है। ठीक है, ये रोटर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो ये घूमता है यहाँ पे। तो इसके अंदर ज्योमेट्री में हम नहीं जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, द स्टेपर मोटर इज अ इलेक्ट्रिकल पल्स ड्रिवन मोटर दैट चेंजेस द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर। तो रोटर का एंगुलर पोजीशन चेंज होता है इन स्टेप्स। तो अगर मान लो ns मैं बता रहा हूं कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, ns इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, ns इज द नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और एक स्टेप में अगर ये अल्फा डिग्री घूम रहा है, स्टेप्स है, एक स्टेप में द एंगल मूव्ड बाय द स्टेपर मोटर इन वन स्टेप, अल्फा इज द स्टेप एंगल, स्टेप एंगल। मतलब एक स्टेप में ये इतना एंगल घूम जाएगा अल्फा डिग्री, अल्फा डिग्री इज द स्टेप एंगल, ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालोगे, टोटल स्टेप्स जो होगा तुम्हारा कितना होगा, 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, एक रिवॉल्यूशन। तो अगर स्टेप एंगल है, एक स्टेप में ये कितना, एक स्टेप में 1 डिग्री मूव कर गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री, नंबर ऑफ स्टेप्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, ns इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द स्टेपर मोटर, आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस। तो ये कितना हो जाएगा, ns 360 अपॉन अल्फा, 360 डिग्री अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स, 360 डिग्री अपॉन अल्फा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्टेपर मोटर 360 बाई अल्फा। ठीक है, इसको याद रखना, 360 डिग्री बाई अल्फा। अल्फा डिग्री में n स्टेप्स, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो,
ऐसे कैसे, देखो अल्फा डिग्री, इन अल्फा डिग्री ns स्टेप्स, 1 डिग्री नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है ना, सॉरी 1 स्टेप में अल्फा डिग्री, 1 स्टेप में अल्फा डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है, इसको इस तरह भी कर सकते हो, क्या नाम है, 360 डिग्री है ना, तो टोटल अगर तुम इसको 360 डिग्री में काउंट करो, देखो यहाँ पे इस फिगर से देख लो इसको, तो इसको अगर तुम टोटल यहाँ पे इसको ऐसे काउंट करोगे, ये ऐसा है हमारा, तो ये इस तरह जा रहा है, ये ऐसा, ठीक है, ये इस तरह जा रहा है, इस तरह, तो ये हर स्टेप के बीच का एंगल है हमारा अल्फा, अल्फा डिग्री। तो अल्फा डिग्री जो है हमारा स्टेप एंगल है 1 स्टेप का। तो टोटल हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टेप्स, तो 1 स्टेप्स का, तो अल्फा डिग्री में 1 स्टेप, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, अल्फा डिग्री में 1 स्टेप आ रहा है, तो 1 डिग्री में 1 बाई अल्फा स्टेप आएगा, तो 360 डिग्री में 360 बाई अल्फा स्टेप्स आएगा, तो 360 बाई अल्फा, तो 360 बाई अल्फा, यही डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दिया, 360 बाई अल्फा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये समझ गए। तो कभी आएगा प्रॉब्लम तो नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए 360 बाई अल्फा इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, स्टेपर मोटर में, तो ये याद रखना। अच्छा, अब दूसरा हमारा यूज होता है सर्वो मोटर, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सर्वो मोटर कहाँ यूज होता है, क्लोज लूप में। तो दूसरा देखो सर्वो मोटर, तो ये है हमारा सर्वो मोटर के बारे में कुछ पॉइंट्स है, देखो देखो यहाँ पे सर्वो मोटर के बारे में कुछ पॉइंट्स। सर्वो मोटर के बारे में क्या कह रहा है कि ये भी उसी तरह, सर्वो मोटर्स आर द स्पेशल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटेशन। तो ये क्या करेगा, जब भी इसमें इलेक्ट्रिकल पल्स आएगा ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्वो मोटर इज अ डीसी एंड एसी ब्रशलेस डीसी मोटर एंड पोजीशन सेंसिंग डिवाइस, पोजीशन सेंस करता है। सर्वो मोटर्स आर कंट्रोल्ड, आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड मोटर्स, ठीक है, कंट्रोल्ड मोटर्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, सर्वो मोटर्स आर यूज्ड इन क्लोज लूप सर्वो सिस्टम, याद रखना, ये इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये कहाँ पे यूज होता है, क्लोज लूप, ये यूज होता है हमारा क्लोज लूप में, ये यूज होता है हमारा क्लोज लूप में, ठीक है, क्लोज लूप में। तो क्लोज लूप में इसको आप याद रखना, क्लोज लूप में ये यूज हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या प्रोविजन है, फीडबैक सिस्टम का, फीडबैक लूप। क्लोज लूप में जब भी क्लोज लूप आएगा, जैसे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये सर्वो मोटर है, तो ये सर्वो मोटर है, यहाँ पे एक फीडबैक लूप होता है। ये फीडबैक लूप में क्या करता है, जो फीडबैक डिवाइस है हमारा, तो फीडबैक डिवाइस इज माउंटेड ऑन द मशीन विच इज ईदर एज अ इनकोडर और रिजॉल्वर। तो फीडबैक डिवाइस जो हमारा होगा या तो इनकोडर होगा या एक रिजॉल्वर होगा। और ये डिवाइस क्या करता है, मैकेनिकल, द डिवाइस चेंजेस मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज अ फीडबैक। जो भी मैकेनिकल मूवमेंट हुआ है टेबल पे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर ये फीडबैक देता है। और अगर फीडबैक जो भेजा गया उसमें थोड़ा बहुत भी एरर है, एरर अगर डिटेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशन में उसको फिर क्या करेंगे, इनपुट में हम चेंज करेंगे, क्योंकि एरर आ रहा है, डिटेक्ट आ रहा है। तो ये जो ओपन लूप से क्लोज, ये जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, ये जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम में हमारा फीडबैक डिवाइस होता है, और ये एरर को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करता है। कौन, एरर को डिटेक्ट करता है क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, और ये बोथ वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को मॉनिटर करता है। तो वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को ये मॉनिटर करता है, कौन सा, सर्वो मोटर। तो ये 2-3 पॉइंट है। और सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर के बारे में मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही जानना है सिर्फ कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेगा और हमें रोटेशनल मोशन देगा, बस यही हमारे लिए मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप एंगल देख लिए, सर्वो मोटर भी देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप। ये हमें देखना है कि क्या होता है ओपन लूप और क्लोज लूप। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ओपन लूप कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये है एक, ये है ओपन लूप, ये है ओपन लूप कंट्रोल यूनिट। क्या है, ओपन लूप कंट्रोल यूनिट। तो अपन देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में पहले क्या है। देखो कंट्रोल लूप यूनिट, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल लूप यूनिट, कंट्रोल
लूप यूनिट, ठीक है, कंट्रोल लूप यूनिट। तो कंट्रोल लूप यूनिट जो है हमारा, जो इसमें आता है कंट्रोल यूनिट सीएनसी का, ये सीएनसी का वर्क टेबल है, इसको हमें मूव करना है। तो ये सीएनसी का वर्क टेबल को हमें मूव करना है, डिस्प्लेसमेंट देना। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस मिल रहा है, किससे मिल रहा है, पल्स जनरेटर से। पल्स जनरेटर कौन है, इनकोडर, इनकोडर से हमें मिल रहा है। और उसके बाद ये क्या है, स्टेपर मोटर है, ये स्टेपर मोटर है, ये गियर बॉक्स है, ये लीड स्क्रू और नट मैकेनिज्म है, और ये वर्क टेबल है। तो ये इस पूरे को बोलते हैं कंट्रोल लूप यूनिट। लेकिन ये ओपन है, यहाँ पे फीडबैक डिवाइस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होता है, पहले इसको 2 मिनट समझ लो। कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होता है, तो मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको डालूंगा, ठीक है, तो आप इसका अंडरस्टैंडिंग सही होगा। तो इसमें देखिए क्या है, देखो कंट्रोल लूप यूनिट में, कंट्रोल लूप यूनिट का क्या मतलब है, यहाँ पे ये कहता है कि इट कंटेन्स ऑल द डिवाइस फॉर, इट कंटेन्स all the device for achieving required motion, along the axis। तो इसका कंट्रोल लूप यूनिट का मेन काम है मोशन प्रोवाइड करना। इसका मेन काम क्या है, मोशन प्रोवाइड करना सारे डिवाइसेस को। इट कंटेन्स ऑल द डिवाइसेस फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड मोशन अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग हमें कैसे मोशन मिलेगा, और उस मोशन को देने के लिए जितना डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं मोशन प्रोवाइड करने के लिए, जितने डिवाइस का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कंट्रोल लूप यूनिट, ठीक है। कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल लूप यूनिट इन सीएनसी मशीन, तो आप बोलना सर सीएनसी मशीन में मोशन प्रोवाइड करने के लिए, वेदर इट इज अ रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, हम लोग जितने भी डिवाइस का यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल लूप यूनिट। तो इसमें जो कौन कौन सा टर्म्स आता है हमारा, कौन कौन सा डिवाइस आता है, पहला डिवाइस है हमारा पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर इनकोडर, ठीक है। तो ये पल्स जनरेटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस किसको सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस सप्लाई करेगा स्टेपर मोटर को, स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर को। इसके बारे में 1-2 लाइन लिख लो। इट सेंड्स पल्स कंटिन्यूअसली, it sends pulse continuously at a definite frequency, continuously at a definite frequency, pulse frequency दी रहेगी at a definite frequency to the, it sends pulse continuously at a definite frequency to a okay, 1 minute, wait. Okay, now see, तो here और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इट सेंड्स पल्स कंटिन्यूअसली एट अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी टू स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, टू स्टेपर मोटर
और सर्वो मोटर। तो स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर को एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर पल्स सप्लाई करेगा कौन? पल्स जनरेटर और इनकोडर। तो पल्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? इसको मैं डिनोट कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी को एफ से, ठीक है? ये है हमारा पल्स फ्रीक्वेंसी। तो पल्स फ्रीक्वेंसी टेबल लैंप है, तो ये हमारा पल्स फ्रीक्वेंसी एफ, स्मॉल एफ इज योर पल्स फ्रीक्वेंसी। पल्स फ्रीक्वेंसी का हमारा ये पल्स फ्रीक्वेंसी जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका इसका यूनिट आ जाएगा नंबर ऑफ पल्सेस सप्लाइड पर सेकेंड, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। तो दिस विल बी योर पल्सेस पर सेकेंड और इट इज कॉल्ड हर्ट्स। तो याद रखना ये कि जब भी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा पल्स फ्रीक्वेंसी तो ये हर्ट्स होगा। कभी कभी डायरेक्ट नंबर ऑफ पल्सेस भी दिया हुआ रहता है, ठीक है? चलो दूसरा एलिमेंट देखते हैं पल्स जनरेटर के बाद, वो है हमारा गियर बॉक्स। पल्स जनरेटर के बाद क्या आएगा? गियर बॉक्स दूसरा। ये स्पीड रिडक्शन के लिए यूज करेंगे। सेकंड आएगा हमारा गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, ठीक। तो पल्स जनरेटर रहेगा, गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स क्या है? ये स्पीड रिडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। ये क्या है हमारा? नॉर्मली सीएनसी मशीन्स टूल्स डू नॉट एम्प्लॉय गियर बॉक्स, हाउएवर समटाइम्स इट इज यूज्ड। जनरली तो सीएनसी मशीन्स में नहीं होता है गियर बॉक्स, लेकिन कहीं कहीं पे समटाइम्स हम लोग यूज करते हैं। तो गेट में आपको एक बार गेट 2010 में या 8 में एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें उन्होंने गियर बॉक्स यूज किया है सिर्फ, और बाकी किसी भी न्यूमेरिकल में उन्होंने गियर बॉक्स कभी यूज नहीं किया है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ध्यान देना, गियर बॉक्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको क्या करते हैं? स्पीड रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब स्टेपर मोटर से एक शाफ्ट निकला रहेगा, उसका स्पीड अगर बहुत ज्यादा आरपीएम है तो तुम उससे एक कम स्पीड घटाकर एक कम आरपीएम में एक आरपीएम ले सकते हो, ठीक है? स्पीड रिडक्शन करके। तो यहाँ पे देखते हैं गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स का मान लो ये ऐसा है, गियर बॉक्स दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा गियर बॉक्स है मान लो, ये तुम्हारा गियर बॉक्स है, ठीक है? ये है गियर बॉक्स और ये गियर बॉक्स है, तो ये इसका आरपीएम है, आरपीएम इनपुट है और ये है आरपीएम आउटपुट, ठीक है? तो इस गियर बॉक्स का जो गियर रेशियो होगा, स्पीड रिडक्शन, इसका ये जो गियर बॉक्स है इसका जो हमारा गियर रेशियो होगा, ये होगा एन आउटपुट, आउटपुट आरपीएम बाई इनपुट आरपीएम, ठीक है? आउटपुट आरपीएम बाई इनपुट आरपीएम, ये गियर रेशियो होगा। तो आउटपुट स्पीड बाई, तो जनरली गियर रेशियो क्या होगा? आउटपुट कम होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्पीड रिड्यूसर है ना, इट इज अ फिक्स्ड स्पीड रिड्यूसर, इट इज अ फिक्स्ड स्पीड रिड्यूसर। इसके बारे में पॉइंट लिख लो, फिक्स्ड स्पीड रिड्यूसर, फिक्स्ड स्पीड, फिक्स्ड स्पीड रिड्यूसर। तो ये हमारा क्या है? फिक्स्ड स्पीड रिड्यूसर है। तो ये एन आउटपुट बाई एन इनपुट हमारा हो जाएगा। अच्छा अब दूसरा देखो, ये तो गियर बॉक्स हो गया, पिक्चर क्लियर? आरपीएम आउटपुट बाई, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 1, याद रखना, लेस देन 1 होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि आउटपुट स्पीड हमेशा क्या होगा? कम होगा। दूसरा, तीसरा क्या है हमारा? तीसरा टर्म हमारा आता है लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। ये बॉल लीड स्क्रू यूज करते हैं इसमें, बॉल लीड स्क्रू, बॉल लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे जो लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म है, ये क्या होता है? फॉर 1 रोटेशन ऑफ लीड स्क्रू द नट विल रोटेट, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। लीड स्क्रू जानते हो, लीड स्क्रू क्या करता है? लीड स्क्रू रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। लीड स्क्रू converts translational motion into rotational motion. It converts rotational motion
रोटेशनल मोशन इनटू ट्रांसलेशनल मोशन. It converts rotational motion supplied by the gearbox into translational motion. तो ये एक हमारा ये है. और इसमें इसके बारे में समझ लो, इसमें एक टर्म डिफाइन होता है पिच या लीड. तो लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म में एक लीड या पिच आप मशीन डिजाइन में पढ़े होंगे. तो यहाँ पे हमारा लीड या पिच क्या होता है. अगर मान लो ये लीड स्क्रू है, तो लीड स्क्रू है, अगर ये इसका स्क्रू 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो नट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पिच के बराबर. अगर ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो नट का डिस्प्लेसमेंट होगा पिच के बराबर. ठीक है. तो नट का डिस्प्लेसमेंट होगा पिच के बराबर. ठीक है. तो और इसमें आप पढ़े होंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्टार्ट्स भी होता है. नंबर ऑफ सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, डबल स्टार्ट थ्रेड होता है, सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, डबल स्टार्ट लीड स्क्रू. ये मशीन डिजाइन में आप ये टॉपिक आप पढ़े होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक रिवॉल्यूशन when one revolution is completed by the screw, then LMM lead equal to lead LMM displacement will be done by the nut. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, one rotation of the lead screw, one rotation of the lead screw. One rotation of the lead screw means one revolution by the lead screw is equals to by the lead screw, one rotation of the lead screw and one revolution by the lead screw. जब one revolution होगा then nut translates by LMM. LMM means lead, and lead, L is the lead, LMM. L is your number of starts into pitch. L is your lead, is your number of starts into pitch, where N is equals to number of start. N is equals to number of start and P is equals to pitch of the lead screw. Pitch of the lead screw. ठीक है. तो फॉर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू होगा तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, पिच के. तो 1 रिवॉल्यूशन, जब एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू कंप्लीट करेगा तो PMM नट डिस्प्लेस होगा. इसको याद रखना. फॉर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, one revolution by the lead screw is equals to PMM pitch, PMM displacement of nut. ये बहुत कैच वाली बात है, ये नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा. जब सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू होगा तो अगर हमारा सिंगल स्टार्ट में 1 रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू का अगर एक रिवॉल्यूशन होगा तो ये हमारा PMM डिस्प्लेस होगा. कौन, नट हमारा PMM डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. नट का डिस्प्लेसमेंट PMM होगा. यहाँ पे दिखाया है ना, ये देखो, ये हमारा ये था. अच्छा वो आगे दिखाऊंगा, थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा.
कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट। अभी तुम इसको याद रखो कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू को होगा तो पीएमएम डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, नट का डिस्प्लेसमेंट पीएमएम होगा, ठीक है। सिंगल स्टार्ट के लिए, डबल स्टार्ट के लिए 2 पीएमएम होगा, ठीक है, क्योंकि एन इंटू पी होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, तो ये था हमारा लीड स्क्रू, तो ये 3 टर्म था, 3 डिवाइस यूज होगा, पल्स जनरेटर, गियर बॉक्स और लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। तो ये तीनों को जब कंबाइन करोगे तो कंट्रोल यूनिट में ये 3 डिवाइस यूज होता है। तो अब इस 3 डिवाइस को मिला के 2 तरह का लूप बनता है, एक ओपन लूप, एक कंट्रोल लूप। स्टेपर मोटर रहेगा तो ओपन लूप, सर्वो मोटर रहेगा तो क्लोज लूप। तो मैं अभी बना रहा हूं ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल यूनिट, ओपन लूप कंट्रोल यूनिट, ठीक है। देखो ओपन लूप कंट्रोल यूनिट, इसमें क्या है, इसका फोटो देखो ओपन लूप कंट्रोल यूनिट का। ओपन लूप कंट्रोल यूनिट का फोटो अगर देखोगे तो ये तुम्हारा ये है। तो यहाँ पे हमारा ओपन लूप कंट्रोल यूनिट में, यहाँ पे हमारा ओपन लूप कंट्रोल यूनिट में ये हमारा फोटो है। तो ये एक पल्स ट्रेन आ रहा है, ये पल्स ट्रेन कहाँ से आएगा, देखो यार ये, तो ये पल्स ट्रेन आ रहा है कहाँ से, ये हमारा आ रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये इनकोडर से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये पल्स ट्रेन आ रहा है, देखो। तो यहाँ पे एक तुम ये बना दो, ये तुम्हारा है, यहाँ पे एक पार्ट ये भी ऐड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पल्स जनरेटर। ये तुम्हारा है पल्स जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ से पल्स जनरेट होगा, इनकोडर भी बोल सकते हो, ये पल्स जनरेट होगा और ये पल्स ट्रेन ये आएगा कहाँ पे, स्टेपर मोटर पे। ये स्टेपर मोटर पे आएगा, ये स्टेपर मोटर का शाफ्ट है, ये है गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है हमारा, ठीक है। इसका गियर रेशियो दिया हुआ रहेगा। उसके बाद ये लीड स्क्रू का शाफ्ट है ना, ये लीड स्क्रू, और ये वर्क टेबल है, ये नट है, ठीक है। तो ये नट जितना डिस्प्लेस होगा, ये नट है, ठीक है। तो ये लीड स्क्रू का नट है। तो अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछता है गेट में, ये कंट्रोल लूप यूनिट में ये बोलता है कि देखो मिनिमम इस वर्क टेबल को हम कितना मूव कर सकते हैं, मिनिमम इस वर्क टेबल को हम कितना शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम इस वर्क टेबल को। तो मैं यहाँ पे एक तो गियर बॉक्स हमारा दिया हुआ है, तो गियर बॉक्स को भी मैं हटा दे रहा हूँ, गियर बॉक्स को मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा गियर बॉक्स से कैसे यूज करना है, अभी फिलहाल मैं गियर बॉक्स को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसको, ठीक है, तो ये हमारा, एक मिनट, तो यहाँ पे अगर इसको अगर आगे मैं बनाऊं, मैं सिर्फ इसको हटा के अगर बना रहा हूं तो देखो ये हमारा बनेगा, ये होगा हमारा पल्स जनरेटर, ये हमारा होगा पल्स जनरेटर, ठीक है। ये पल्स जनरेटर है, उसके बाद हमारा ये आएगा स्टेपर मोटर, ठीक है, ये आएगा स्टेपर मोटर, देखो ये आएगा हमारा स्टेपर मोटर, ठीक है। ये स्टेपर मोटर है, उसके बाद गियर बॉक्स मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली ये शाफ्ट है किसका, लीड स्क्रू का। तो ये लीड स्क्रू का शाफ्ट है, ये लीड स्क्रू, ठीक है। और ये है हमारा नट, ये है नट लीड स्क्रू का, ठीक है, ये नट है। और इसके ऊपर है हमारा वर्क टेबल, ठीक है, इसके ऊपर है हमारा वर्क टेबल। चलो, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पल्स जनरेटर है, पल्स जनरेटर, अच्छे से समझना। ये पल्स ट्रेन है, ये है हमारा स्टेपर मोटर, ओपन लूप है,
स्टेपर मोटर। चलो, तो अब बताओ मुझे, ये स्टेपर मोटर है और ये है तुम्हारा स्टेपर मोटर से निकला हुआ एक शाफ्ट होगा। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा चेंजेस करो यहाँ पे। यहाँ पे ये हमारा, मान लो ये है हमारा स्टेपर मोटर, ठीक है। और ये शाफ्ट है, स्टेपर मोटर के बाद एक शाफ्ट है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये शाफ्ट है स्टेपर मोटर से, आउटपुट शाफ्ट है स्टेपर मोटर, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये कनेक्ट लीड स्क्रू शाफ्ट से, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा, ठीक है। ठीक, तो ये है हमारा स्टेपर मोटर और ये हमारा आउटपुट शाफ्ट, स्टेपर मोटर के बाद शाफ्ट है। ये हमारा लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू। ये वर्क टेबल। अब देखो यहाँ पे गेट में क्वेश्चन क्या आएगा, वो बोलेगा तुम्हें, अभी यहाँ पे मैं गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये स्टेपर मोटर के बाद एक शाफ्ट है और इससे पावर लिया, स्टेपर मोटर रोटेट करेगा, इससे ये शाफ्ट रोटेट करेगा और इससे ये लीड स्क्रू कनेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम स्पीड रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, जितना हमारा यहाँ पे, जितना हमारा स्टेपर मोटर जितना हमारा आरपीएम जनरेट कर रहा है, उतना ही आरपीएम हम किसको भी दे रहे हैं, लीड स्क्रू के शाफ्ट को दे रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मान लो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पल्सेस इसको मिला, सर्टेन नंबर ऑफ पल्सेस, पल्स जनरेट किया। ये मान लो पल्स ट्रेन है हमारा, ये एक पल्स ट्रेन है, ऐसा एक पल्स ट्रेन है, पल्स ट्रेन है, ठीक है। तो इसने एक पल्स ट्रेन में इसने एक सर्टेन नंबर ऑफ पल्स जनरेट किया, इसने स्टेपर मोटर को दिया, जिसकी वजह से स्टेपर मोटर में वो कुछ स्टेप्स घूमा होगा। तो मैं मान रहा हूं कि स्टेपर मोटर अल्फा डिग्री घूमा, ये क्या किया, अल्फा डिग्री घूमा, ठीक है। तो ये एक स्टेप में अल्फा डिग्री घूमेगा। तो मैंने यहाँ पे मान लो ये अल्फा डिग्री घुमा, तो हमें एक ये क्वेश्चन बोला गेट में कि ये बताओ ये वर्क टेबल मिनिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है, मिनिमम कितना डिग्री डिस्प्लेस हो सकता है। ये नंबर ऑफ स्टेप्स अगर n होगा तो हमें निकालना पड़ेगा कितना डिग्री टोटल मूव किया है। तो ये मिनिमम कितना मूव कर सकता है, मिनिमम जितना आप इसको एनर्जी दे सकते हो स्टेपर मोटर को। तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, एक पल्स से कम तो कुछ दे नहीं सकते हो। तो एक पल्स अगर तुम दोगे तो टेबल का जितना मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसी को बोलते हैं बेसिक लेंथ यूनिट, इसी को बोलते हैं बेसिक लेंथ यूनिट और एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी। मतलब दैट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, मिनिमम कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं। और एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पे सीएनसी का जो वर्क टेबल है वो मिनिमम मतलब कितना mm डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक पल्स की बात की गई है तो मैं एक पल्स दे रहा हूं, ठीक है, पल्स ट्रेन नहीं, एक बस, वन पल्स। तो मैं BLU निकालना हूं तो वन पल्स के लिए मैं वन पल्स बोल रहा हूं। तो अगर अपन वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से जा रहा है, इसको मिला, और एक पल्स में, एक पल्स नंबर ऑफ पल्स, वन पल्स अगर हम दिए तो एक पल्स के वजह से मान लेते हैं ये अल्फा डिग्री रोटेट कर गया, पता तो है नहीं हमें, ये अल्फा डिग्री रोटेट कर गया। एक पल्स मतलब वन पल्स पर स्टेप, वन पल्स पर स्टेप मैं मान रहा हूं, तो एक पल्स की वजह से अल्फा डिग्री ये रोटेट कर गया। तो अल्फा डिग्री अगर ये रोटेट कर गया तो ये भी अल्फा डिग्री रोटेट करेगा ये शाफ्ट। तो ये कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, ये कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक बात बताओ। 360 डिग्री, यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, देखो 360 डिग्री ये होता है वन रिवॉल्यूशन, होता है ना। तो वन डिग्री क्या होगा, वन डिग्री होगा 1/360 रिवॉल्यूशन। तो अल्फा डिग्री, अल्फा डिग्री होगा अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक पल्स के वजह से ये स्टेपर मोटर अल्फा डिग्री क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये इससे कनेक्टेड शाफ्ट है,
वो कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, वो भी अल्फा डिग्री घूमेगा, लेकिन अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये जो शाफ्ट है ये घूमेगा अल्फा बाई 360 डिग्री, अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन लगाएगा। कौन? ये शाफ्ट बिल्कुल लगाएगा अल्फा बाई 360। तो अगर गियर बॉक्स होता तो लीड स्क्रू का रिवॉल्यूशन कुछ कम होता, क्योंकि स्पीड रिडक्शन हो जाता। मैं यहाँ पे नहीं मान रहा हूं कोई स्पीड रिडक्शन, अगर ये होता तो इसका स्पीड कुछ ना कुछ घट जाता। तो इससे कनेक्ट है ये शाफ्ट, ये वाला। तो ये अगर अल्फा बाई 360 घूम रहा है तो ये भी कितना घूमेगा, ये भी घूमेगा अल्फा बाई 360। ठीक है, तो ये अल्फा बाई 360 घूमेगा। तो अब इसके वजह से वर्क टेबल कुछ ना कुछ नया पोजीशन आ जाएगा वर्क टेबल का। मान लो ये वर्क टेबल मूव करके यहां से यहां चला गया ऐसे, ठीक है, ये नया पोजीशन आ गया वर्क टेबल का। तो ये नया पोजीशन आ गया, तो यही जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वर्क टेबल जो शिफ्ट हुआ, ये जो वर्क टेबल का जो नया डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां से इस पोजीशन से यहां चला गया, इसी को बोलते हैं BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। जब एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे इसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट। तो पता करो ये कितना डिस्प्लेस किया हुआ एक पल्स की वजह से। तो सुनो एक बात बताओ, ये अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, तो हम जानते हैं पिच के बारे में, पी हम जानते हैं पिच के बारे में, लीड के बारे में। तो मेरा अजम्पशन है कि ये हमारा सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू है, ये मेरा अजम्पशन है, सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू। तो ये हमारा सिंगल स्टार्ट है, सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, सिंगल स्टार्ट। ठीक है, सिंगल स्टार्ट है, मतलब एक रिवॉल्यूशन में पीएमएम नट क्या करेगा, मूव करेगा। और नट के ऊपर क्या रखा हुआ है, वर्क टेबल। तो जितना नट मूव करेगा उतना ही क्या करेगा, वर्क टेबल मूव करेगा। जितना नट मूव करेगा उतना ही वर्क टेबल मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे देखो P इज द पिच ऑफ लीड स्क्रू। तो हम जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू, 1 रिवॉल्यूशन बाय लीड स्क्रू is equals to PMM displacement of nut। तो नट के ऊपर क्या है, वर्क टेबल। तो इसका मतलब वर्क टेबल भी PMM डिस्प्लेस हो जाएगा, PMM डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल। तो यही पूछता है। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन बाय लीड स्क्रू PMM डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल। तो लीड स्क्रू कितना रोटेट कर रहा है एक पल्स की वजह से, अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन। तो अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन की वजह से कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन बाई द लीड स्क्रू, बाई द लीड स्क्रू, बाई द लीड स्क्रू is equals to alpha P by 360 mm displacement of वर्क टेबल। तो यही है हमारा BLU। पिक्चर क्लियर हुआ, मतलब एक पल्स, तो ये यही आ गया ना डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1 पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अल्फा P by 360 डिग्री। तो ये हमारा अल्फा P by 360 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है अल्फा P by 360। तो ये फॉर्मूला भी है, ये गेट 2014 में आया है, अल्फा P by 360 डिग्री। 1 पल्स की वजह से कितना वर्क टेबल मूव होगा, अल्फा 1 पल्स की वजह से अल्फा P by 360 डिग्री। किसकी वजह से, 1 पल्स की वजह से, 1 पल्स की वजह से अल्फा P by 360 डिग्री। पिक्चर क्लियर। तो ये था हमारा BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। तो इसके बारे में आप समझ गए, तो मैं आप डिफाइन कर रहा हूं। कोई पूछे कि BLU क्या है, देखिए बेसिक लेंथ यूनिट, बेसिक लेंथ यूनिट BLU, और इसी का दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी। एक पल्स से हम लोग पता करते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी। ठीक है, चलो पहले तो ये बताओ इसका डेफिनेशन क्या बताएं हम। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल व्हेन 1 पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द स्टेपर मोटर।
it is the displacement, it is the displacement, it is the displacement of वर्क टेबल, ये वर्क टेबल का डिस्प्लेसमेंट है, सीएनसी वर्क टेबल, व्हेन वन पल्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, वन पल्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और एनर्जी is supplied to the स्टेपर मोटर। ठीक है, स्टेपर मोटर। अच्छा, दूसरा इसको डिफाइन कैसे करोगे? दूसरा इसके बारे में क्या बोलोगे? दूसरा इसके बारे में तुम ये बोल सकते हो कि इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल, क्योंकि मिनिमम कितना दे सकते हैं? इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, it is the minimum displacement of the work table, minimum displacement of the work table, minimum work table कितना डिस्प्लेस होगा? ठीक है, it is the minimum displacement of the work table। अच्छा, यूनिट क्या होगा BLU का, ये बताओ। यूनिट जो होगा BLU का क्या है? एक पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट मींस mm और एक पल्स मतलब मींस mm पर पल्स, इसका यूनिट होता है mm पर पल्स। एक पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट mm पर पल्स, तो इसको कैसे लिखते हैं? mm बाई पल्स। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग माइक्रोमीटर में भी लिखते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर पर पल्स, माइक्रोमीटर पर पल्स, mm पर पल्स या माइक्रोमीटर पर पल्स। तो ये था हमारा बेसिक लेंथ यूनिट, मतलब एक पल्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं यूनिट लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये mm पर पल्स है। ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट तो होगा BLU क्या है एक्चुअली इसको आंसर करोगे, पूछेगा कि बेसिक लेंथ यूनिट कितना है, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका यूनिट होता है mm, यूनिट इसका होगा mm और माइक्रोमीटर, mm और माइक्रोमीटर। लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में पूछेगा कि कितना mm है, एग्जाम में पूछेगा कि BLU कितना mm है, BLU कितना माइक्रोमीटर है, ये नहीं बोलेगा BLU कितना माइक्रोमीटर पर पल्स है। तो बाय डिफॉल्ट एक पल्स की वजह से ही BLU डिफाइन होता है, तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो माइक्रोमीटर पर पल्स। ठीक है, तो ये इसका यूनिट, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, एक मिनट। देखो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं बता रहा हूं एक्चुअल यूनिट और टू सॉल्व न्यूमेरिकल यूनिट्स। देखो इसको ध्यान देना, एक्चुअल यूनिट एंड यूनिट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल, यूनिट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल, ये बहुत काम का चीज है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन सा यूनिट को लोगे? न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। देखो मान लो तुम्हारा, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं कि अगर एक है, देखो ये तुम्हारे पास जो पहला है कि एक है तुम्हारे पास, सबसे पहला तुम पढ़े पिच के बारे में बताओ। पिच के बारे में अगर देखेंगे, पिच, तो पिच को डिनोट करते पी से, करते ना। इसका एक्चुअल यूनिट क्या है? पिच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एक रिवॉल्यूशन की वजह से। तो पिच भी तुमको देगा 5 mm, 4 mm, 2 mm, 20 mm, इस तरह का तुमको देगा कि लीड स्क्रू का पिच इतना है। लेकिन तुम्हें पता है कि पिच होता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर रिवॉल्यूशन। जब लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो नट PMM जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर रिवॉल्यूशन, तो mm पर रिवॉल्यूशन। तो यूनिट सॉल्व करने के लिए तुम इसको याद रखना, mm पर रिवॉल्यूशन। जैसे ही तुम पिच देखना 5 mm, समझ जाना 5 mm पर रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो 5 mm PMM डिस्प्लेस होगा। अच्छा, दूसरा BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। ठीक है, तो BLU जो तुम्हारा है, BLU का बताओ यूनिट क्या होता है? इसका भी यूनिट होगा mm
और माइक्रोमीटर। लेकिन बीएलयू हम बाय डिफॉल्ट जानते हैं, बीएलयू क्या होता है, एक पल्स के वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा एमएम पर पल्स सवाल सॉल्व करने के लिए, और माइक्रोमीटर पर पल्स। पिक्चर क्लियर? अच्छा, अगला देखो, पल्स फ्रीक्वेंसी। पल्स फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स फ्रीक्वेंसी एफ, तो एक्चुअल यूनिट क्या होता है, हर्ट्स। हर्ट्स, और इसको क्या बोलते हैं, पल्सेस पर सेकेंड। पल्सेस पर सेकेंड, ठीक है, पल्सेस पर सेकेंड। तो इसका तो पल्सेस पर सेकेंड ही होगा यहाँ पे सवाल सॉल्व करने के लिए, इसको तुम कन्वर्ट कर लेना पल्सेस पर सेकेंड में, पल्सेस पर सेकेंड, और कभी कभी कन्वर्ट कर लेना पल्सेस पर मिनट में, पल्सेस पर मिनट, दोनों में ध्यान देना, कभी मिनट में भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक हो गया एमएम पर रिवॉल्यूशन पिच का। अच्छा, अब एक आएगा टेबल का स्पीड, जो सीएनसी टेबल मूव कर रहा है उसका स्पीड, ठीक है। तो वर्क टेबल स्पीड, वर्क टेबल स्पीड, इसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये तो होगा एमएम पर मिनट और एमएम पर सेकेंड, तो ये तो सेम होगा एक्चुअली भी फाइनली भी, एमएम पर मिनट और एमएम पर सेकेंड। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी इसी को यूज करेंगे। तो चलो अब एक चीज बताओ, क्या मुझे तुम बताओ कि अच्छा, एक होगा आरपीएम ऑफ द स्टेपर मोटर, एक और होगा, एक और टर्म होगा आरपीएम, एन, आरपीएम ऑफ मोटर, कोई भी हो, सर्वो हो या जो भी हो, तो ये होगा एन। तो एन तो होगा तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये भी होगा तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो चलो अब बताओ मुझे, यहाँ पे देख के बताओ कि एन को अगर पी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एन को अगर पी से, तो रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन कटेगा, क्या मिलेगा, तो वर्क टेबल स्पीड जो होगा तुम्हारा, अपन लिख सकते हैं वर्क टेबल स्पीड, वर्क टेबल स्पीड इज इक्वल्स टू आरपीएम इंटू, आरपीएम इंटू पिच। तो याद रखना V इज इक्वल्स टू N इंटू पी। क्यों, आरपीएम का यूनिट क्या है दोस्त, आरपीएम का यूनिट ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और ये है एमएम पर रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा एमएम पर मिनट। एमएम पर मिनट हमारा क्या आ गया, टेबल स्पीड। एमएम पर मिनट क्या आ गया हमारा, टेबल स्पीड, मतलब एन इंटू पी करेंगे तो हमारा वर्क टेबल स्पीड निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो, वर्क टेबल स्पीड के बाद दूसरे तरीके से भी तुम निकाल सकते हो वर्क टेबल स्पीड, वर्क टेबल स्पीड और वेलोसिटी, कुछ भी बोलो, मैग्नीट्यूड चाहिए। ये तुम्हारा आ जाएगा आरपीएम इंटू पिच, तुमने देख लिया। अच्छा, अगर बीएलयू को पल्स फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, बीएलयू यहाँ भी पल्स है, यहाँ भी पल्स है, तो बीएलयू को अगर तुम पल्स फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो बीएलयू इंटू पल्स फ्रीक्वेंसी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा वर्क टेबल V इज इक्वल्स टू BLU इंटू एफ। BLU क्या है बताओ, BLU है, BLU क्या होता है, MM पर पल्स इंटू ये होगा पल्सेस पर सेकेंड और पर मिनट, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा MM पर सेकेंड, बोलो आएगा, तो ये आ गया MM पर सेकेंड। मतलब दो फॉर्मूला हमें पता चल गया कि ये जो दोनों है BLU इंटू एफ भी टेबल स्पीड और N इंटू पी भी टेबल स्पीड है। तो जनरलाइज जो रिजल्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये हमारा आ जाएगा V इज इक्वल्स टू BLU इंटू एफ इज इक्वल्स टू N इंटू पी। इसको याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, N इंटू पी। तो ये हमारा एक जनरल रिजल्ट आ गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।
इस पे मैं दिखाऊंगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा इस पे, ठीक है। तो BLU इंटू एफ इज इक्वल टू N इंटू पी, ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। BLU समझ गए, टेबल स्पीड समझ गए, कुछ भी गेट में निकालने के लिए आ सकता है, कुछ भी, ये चारों में से ये कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं, ये कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे, इसमें से ये पांचों में से गेट में ये कुछ भी पूछ सकते हैं। पिक्चर क्लियर? तो इसको आप ध्यान में रखना, इसको आप समझना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, दूसरा हमारा जो लास्ट है, ये तो हम लोग बेसिक लेंथ यूनिट इसमें डिफाइन कर दिया, ये हमारा क्या था, ओपन लूप कंट्रोल यूनिट। अब हमें दूसरा देखना है क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सर्वो मोटर आ जाएगा, सर्वो मोटर में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप्स ये सब नहीं दिया रहेगा सर्वो मोटर में, डायरेक्टली आरपीएम दिया हुआ रहेगा, तो सवाल बहुत ईजी हो जाता है, सिर्फ फीडबैक डिवाइस यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो देख लो क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट, क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट, यहाँ सर्वो मोटर यूज करते हैं और फीडबैक डिवाइस यूज करते हैं, यही दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही दो चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकल एकदम सेम बनेगा दोनों में। तो मैंने पहले ही मैं बता दिया न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा, देखो कंपैरेटर है, डीएसी है, डीसी सर्वो मोटर है, ये सर्वो मोटर, गियर बॉक्स नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट कर देना, गियर बॉक्स नहीं रहेगा तो स्पीड रिडक्शन नहीं होगा। ये हमारा लीड स्क्रू, ये वर्क टेबल। तो सेम, अगर इसमें ये मान लो ये जो भी है, यहाँ से एक पल्स एनर्जी आ रहा है, एक पल्स की वजह से फिर जो वर्क टेबल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, अल्फा P/360, वो किसमें आता है, यहाँ पे जो एक पल्स अगर जाएगा यहाँ से, ये इनकोडर है मान लो, ये क्या है, डीएसी कॉम्परेटर, इसको तुम छोड़ो, मारो गोली, ये इलेक्ट्रिकल का बात है। यहाँ से बस तुम्हें समझना है कि एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रहा है, किसको, डीसी सर्वो मोटर को। इसके वजह से ये इसको कितना आरपीएम देगा, मान लो ये कुछ भी आरपीएम दिया n, तो ये रिडक्शन होके ये गियर रेशियो कुछ दिया रहेगा, गियर रेशियो मान लो कुछ दिया हुआ है 1/2, तो ये मान लो तुम्हारा n/2 आ गया, स्पीड रिडक्शन हो गया, ये रोटेट करेगा। अब इसके वजह से तुम यहाँ पे देखोगे रिवॉल्यूशन निकालोगे, तो वर्क टेबल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पे भी तुमसे पूछ सकता है, बीएलयू निकालने के लिए यहाँ भी आएगा, टेबल स्पीड निकालने के लिए भी आएगा। बस यहाँ पे क्या लगा रहता है, पोजीशन सेंसर की कुछ एरर तो नहीं हुआ है, और ये चेक करता है, फिर देखता है कि एरर नहीं हुआ, अगर एरर हुआ है ये सिग्नल ऐसे करके भेजता है कंपेरेटर को, ये कंपेयर करता है यहाँ पे। तो एरर अगर हुआ है तो ठीक है, उसको फिर आप उसको चेक कीजिए, और एरर नहीं हुआ है तो फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए सवाल को। तो फीडबैक बस सिग्नल यहाँ पे बार बार देते रहते हैं, यही डिफरेंस है किसमें, क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट में। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसका आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे इसका बीएलयू निकालेंगे, पल्स फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप इंजॉय कीजिए, और जूम लेक्चर्स के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे, इस नंबर पे 8527014884, इस पे आप मुझे जूम लेक्चर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।